Hi everyone, this is Gurasi Score and today I am with a new video for Psychology Class 12th Chapter number 1 Variation in Psychological Attribute. I just realized मैंने नाम पूरा नहीं लिखा, यहाँ पर attribute रह गया, बट कोई बात नहीं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर ना हम दो ही टॉपिक्स कवर करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वाली मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी लेंदी बनाऊँ, इसको ना बनाऊँ इतनी लेंदी। तो हमारे पास दो टॉपिक्स हैं आज के लिए, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस और वेरिएशन। तो एज आई ऑलवेज से अगर आपका कोई भी डाउट इन दोनों टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करता है सो दिस वीडियो सॉरी फॉर यू। स्टार्ट करते हैं हमारा असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले तो हम लोगों ने इंटेलिजेंस के बारे में बात काफ़ी बार कर रखी है, राइट। हमें पता है कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हमें अल्फ्रेड बिनेट ने दी, हमें वेस्लर, गार्डनर, हमें सब ने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है। लेकिन सबसे पहले इंटेलिजेंस को मेजर करने की हिम्मत किसने करी थी? अल्फ्रेड बिनेट ने करी थी एंड थियोडोर साइमन, ठीक है। ये दो साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस को मेजर करने की कोशिश करी थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक टर्म दिया था एम ए का मतलब होता है मेंटल एज, फाइन। अभी आपने क्या बात समझी? सबसे पहले अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन ने 1905 के साल में पहली बार सक्सेसफुली क्या करा था? इंटेलिजेंस को मेजर करने की कोशिश करी थी। और 1908 वाले साल में उन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट भी दे दिया था। कुछ टाइम बाद उन्होंने कंसेप्ट दिया सी ए का मतलब होता है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। अब मैं इन दोनों में डिफरेंस समझाती हूँ आपको कि होता क्या है। देखो, अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ ना, एम ए का मतलब है आपके दिमाग की एज, ठीक है। एम ए का मतलब है आपके दिमाग की एज, हाउ ओल्ड योर ब्रेन इज। और सी ए का मतलब है आपकी बायोलॉजिकल एज, हाउ ओल्ड योर बॉडी इज। अब हमें डिफरेंस क्लियर हो चुका है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के कंसेप्ट के बियॉन्ड बात करते हैं कि इसके बाद और क्या क्या है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब याद रखना कि आपके एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछ रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ रहे हैं कि सबसे पहली बार इंटेलिजेंस को किसने पढ़ा था, या वो ये पूछ रहे हैं कि आईक्यू किसने दिया था। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि नेम दैट साइकोलॉजिस्ट हु गेव अस द कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, तो लोग इनका नाम लिख देते हैं, अल्फ्रेड बिनेट का और थियोडोर साइमन का, जबकि ऐसा गलत है। इन लोगों ने सिर्फ एम ए और सी ए दिया था, आईक्यू हमें दिया था विलियम स्टर्न ने। ये हमारे पास आई क्यू का फॉर्मूला भी है, एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है। मैं आपको जब चैप्टर ओवर हो जाएगा तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी एंड देन यू कैन ईजिली फिगर इट आउट। आपको जैसे पेपर में ये होगा कि दो की वैल्यूज़ गिवन है, तीसरा निकालना है, या इसकी और इसकी गिवन है तो मेंटल रेंज निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में पूछना हो तो वैसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द मेंटल एज ऑफ अ 7-year-old चाइल्ड हुज IQ इज़ 24। अब देखो, आपको इसमें मैंने डायरेक्टली नहीं दिखा, ये तो आपको दिखा है क्वेश्चन में, ये तो क्लियरली मेंशन है कि उसकी IQ 24 है। और ये भी मेंशन है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, एम ए करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन शुरुआत ही कहाँ से करता है, कैलकुलेट दी एम ए ऑफ अ चाइल्ड। तो इसका मतलब है अगर एम ए नहीं, एम ए कैलकुलेट करना है और आई क्यू ऑलरेडी गिवन है, तो एक्चुअली में हमारे पास तीसरी चीज़ कौन सी गिवन है? सी ए, क्योंकि द चाइल्ड है 7-year-old। तो जहाँ पे भी आपका ईयर ओल्ड आएगा क्वेश्चन में, वो ईयर ओल्ड किसके साथ एसोसिएट करना है? सी ए के साथ, ओके। एम ए के लिए सीधी एम ए गिवन होगी। अब देखो, अगर तो बच्चा ब्राइट है तो उसका एम ए ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, उसका दिमाग की एज ज़्यादा होगी। अगर बच्चा डल है तो उसका एम ए कम होगा। अब अल्फ्रेड बिनेट के अकॉर्डिंग हमारी जो रिटार्डेशन होती है, हम लोग रिटार्डेशन आपने सुना होगा ना, कह लेते हैं कि फलाना इंसान मेंटली रिटार्डेड है या फिर मेंटली डिस्टर्ब्ड है, जो हम लेमैन टर्म्स में यूज़ कर लेते हैं काफ़ी कुछ अपनी डेली लाइफ में। तो वो रिटार्डेशन क्या होती है? तो इन्होंने बताया कि रिटार्डेशन तब मानी जाती है जब एक इंसान जो है उसकी मेंटल एज 2 साल छोटी हो उसकी सी ए से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अब बच्चा इस 12-year-old और उसकी जो मेंटल एज है वो 10 ईयर की है, तो यहाँ पे वो क्या होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि रिटार्डेड है या फिर इंटेलेक्चुअली ब्राइट है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है विच इज़ नॉट गिवन इन द NCERT टेक्स्ट बुक। एक बार इसको भी देख लो अच्छे से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जस्ट रीड इट डाउन। कोई डाउट हो तो मुझे बताना। और इसके अंदर भी बेसिकली डिस्कस की 100 क्यों है। इफ़ यू पीपल गो फॉर प्राइवेट कोचिंग्स, तो या ऑब्वियसली दैट इज़ अ लिटिल बेटर,
क्योंकि उसमें ऐसे कई सारे पॉइंटर्स डिस्कस होते हैं, बिकॉज मैं हर पॉइंट को यहाँ पे कवर नहीं कर पाती वीडियोस के अंदर। तो आपको कुछ भी कंसल्टेशन लेनी हो तो या यू कैन टेक इट। ओके, अब हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया अबाउट IQ एंड स्टफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब हम IQ को कोशिश करते हैं प्लॉट करने की ग्राफ में, तो उसका क्या शेप आता है। आप अपनी NCERT टेक्स्ट बुक खोलते रहो साथ साथ, उसमें आप देखो जहाँ पे असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस गिवन है, उधर एक ग्राफ भी है जो इस शेप का है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमने उसी के बारे में पढ़ना है कि वो क्या है। तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल कर्व। ठीक है, नॉर्मल कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि IQ कर्व के अंदर हम देखते हैं कि ज़्यादातर सबका जो IQ है वो बीच में फॉल करता है, इट फॉल्स इन द मिडिल रेंज। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका IQ या तो बहुत ही सुपीरियर है या तो जिनका IQ बहुत ही डल है, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। इसीलिए वो ज़्यादातर ना ऐसा बनता है, क्योंकि सबके IQ ज़्यादातर ऐसे मिडिल में फॉल कर रहे होते हैं। और इस शेप को हम कहते हैं बेल शेप कर्व। एग्ज़ाम में अगर नॉर्मल कर्व पूछा जाए तो मेक श्योर आप ये पूरा का पूरा चीज़ लिख कर आओ विद द डायग्राम। मैंने नहीं बनाया लेकिन आपको बनाना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, दैट इज़ मीन। आई होप नॉर्मल कर्व क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएशन इन इंटेलिजेंस। तो मैंने जब भी चैप्टर स्टार्ट करा मैंने काफ़ी बार बोला है कि हाँ यार, इंटेलिजेंस में वेरिएशन होती है। एक ही क्लास के अंदर सेम टीचर से बच्चे पढ़कर भी एक उनमें से टॉपर होता है और एक उनमें से होता है एकदम बैक बेंचर। ठीक है, सेम घर के अंदर सिबलिंग्स पढ़ रहे होते हैं, एक होता है जो बहुत पढ़ाकू होता है, बहुत स्टूडियस होता है, एंड दूसरा होता है जो एकदम ही डजंट केयर अबाउट हर ग्रेड्स एट ऑल, है ना। तो मतलब कि ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, नेचर और नर्चर की वजह से। तो हमने इन डिफरेंसेस के बारे में ना अब डिटेल में पढ़ना है कि ये डिफरेंसेस क्या होते हैं। ऑन अ ब्रॉडर स्केल दो कैटेगरीज है, एक है MR जिसको हम कहते हैं मेंटली रिटार्डेड, एक है गिफ्टेडनेस। ये दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल है ना। वो बच्चे जो MR में आते हैं दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वो बच्चे जो गिफ्टेड में आते हैं। इनका जो IQ होता है वो 130 प्लस होता है। एक बार आप प्लीज़ अपनी NCERT में चेक कर लेना, क्योंकि कुछ बुक्स में मेरे को 130 दिखाता और कुछ में 120 दिखाता, तो चेक कर लेना। और जो इनका IQ होता है वो 70 से नीचे होता है। ठीक है, द बेसिक डिफरेंस। बाकी इनके करेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग अलग होते हैं, इनकी डिफ़ाइन करना बहुत अलग होता है। हम आगे बात करेंगे तो आपको क्लैरिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी, जो कि अमेरिका में है एज द नेम सजेस्ट, इन्होंने रिटार्डेशन को डिफ़ाइन करा था एक बहुत लंबी सी डेफिनेशन देके। तो मैंने उस डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में बांट लिया है फॉर योर ईजी अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेशन आपको बुक से याद करनी पड़ेगी। नंबर 1 पॉइंट है सिग्निफिकेंटली सब एवरेज कॉग्निटिव फंक्शनिंग। इसका मतलब है कि जितने भी बच्चे रिटार्डेड होते हैं, जितने भी बच्चे MR होते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग सब एवरेज होती है। सब एवरेज का मतलब क्या है कि बाकियों के कंपैरेटिवली वो उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एक्सपेक्ट अ 12-year-old स्टूडेंट टू बी गुड एट मैथमेटिक्स, एटलीस्ट अ लिटिल गुड एट मैथमेटिक्स, जो एडिशन कर सके, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सके, लेकिन शायद एक रिटार्डेड बच्चा वो चीज़ नहीं कर पाएगा। तो उसमें बेसिक इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो होगी वो सब एवरेज होगी, वो नहीं होगी अच्छे से। ठीक है, सेकेंड करेक्टरिस्टिक होता है डेफिसिट एंड अडैप्टिव बिहेवियर। अब अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, हमें जितना मर्ज़ी मन कर रहा हो कि हम अपनी मर्ज़ी का TV चैनल चलाएं, हम नहीं करते, हम उनकी सुनते हैं, राइट। हम उनके सामने एडजस्ट करते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम एडजस्ट करते हैं। लेकिन जो MR बच्चे होते हैं ना, ये एडजस्ट नहीं कर पाते इन अ वे कि ये अडैप्ट नहीं कर पाते न्यू सिचुएशंस में। इसलिए अगर किसी को सीवियर रिटार्डेशन है तो उसे बाहर लेकर जाना भी रिस्की होता है। ठीक है, क्योंकि वो अडैप्ट नहीं कर पाएगा सिचुएशन में। और लास्ट, ये दोनों पॉइंटर्स हमें कब नज़र आते हैं, एक बच्चे के इस वाले टाइम पीरियड में 0 to 18 ईयर्स के बीच में, क्योंकि रिटार्डेशन यही शो होती है। अगर आप मुझसे बोलो कि इसके बाद भी कुछ लोग बड़े हो जाते हैं बट उनकी नहीं होती, उनमें दिमाग, ऐसा कुछ कहो, देखो एक तो होता है एज फैक्टर। ठीक है, एज़ फार एज आई हैव स्टडीड, एक होता है एज फैक्टर जिसके चक्कर में आपकी थोड़ा सा मेमोरी लॉस होता है, दैट इज़ ओके, नॉर्मल। एक होता है आपको कोई बायोलॉजिकल इंजरी हो गई हो, है ना, तो आपका थोड़ा सा मेमोरी लॉस होने लग गया हो, या आपकी फंक्शनिंग ठीक ना हो रही है, फिर अडैप्ट ना कर पा रहे हो। लेकिन उसके अलावा रिटार्डेशन हमें इसी टाइम पे दिखती है।
0 to 18 ईयर की ओल्ड के बीच में। फाइन, तो ये तो था हमारी सारी रिटार्डेशन की बात। इसमें एक और बात है, वो मैं भी करती हूँ। पहले हम आते हैं गिफ्टेडनेस पे, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे लिख रखा है। गिफ्टेडनेस के अंदर मेक श्योर टू डिफरेंशिएट बिटवीन गिफ्टेडनेस एंड टैलेंट। टैलेंट क्या होता है? टैलेंट ना एक बहुत ही नैरोअर टर्म होता है। मैं राइटिंग में अच्छी हूँ, मैं डांसिंग में अच्छी हूँ, ये मेरा टैलेंट हो सकता है क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छी हूँ, ठीक है। गिफ्टेडनेस होता है जब इंसान कई सारी फील्ड्स के अंदर अपनी सुपीरियर परफॉर्मेंस को शो करता है, ठीक है। आई होप दिस डिफरेंस इज़ क्लियर। और जो लोग हाईली गिफ्टेड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडिजीज। सॉरी, जो हाईली टैलेंटेड होते हैं उनको कहते हैं प्रोडिजीज, ठीक है। एग्ज़ाम में कई बार ये पूछते हैं कि टीचर के अकॉर्डिंग, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से गिफ्टेड बच्चों के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वो ये होते हैं टीचर के अकॉर्डिंग: हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट, हाई चैलेंज, आई गेस CC यही होता है, कन्फर्म कर लेना, ठीक है। फिर ये एक छोटी सी बात है, आई गेस ये NCERT में है नहीं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं थक गई हूँ यार NCERT में जो चीज़ बातें नहीं उसको यहाँ लिख कर, बट इट्स ओके। या तो एक स्टडी कंडक्ट हुई थी लुइस जर्मैन ने, जो करी थी 1500 बच्चों पे जिनका IQ 130 से ऊपर है। नहीं, मेरे ख्याल से ये है NCERT में। टू एग्ज़ामिन कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने मतलब उनका IQ के साथ उनकी लाइफ का रिलेशनशिप मेजर करना था, इस जो लुइस जर्मैन ने जो स्टडी करी थी उसके अंदर, ठीक है। सो दिस वॉज अ बिट दैट आई टोल्ड यू पीपल अबाउट MR एंड गिफ्टेडनेस, इनके बीच का डिफरेंस। IQ की रेंज याद रखना, अभी इसके अंदर भी वेरिएशन होती है, मैं वो बताऊँगी। वन थिंग, अच्छा ठीक है, उसके बाद आते हैं कि MR बच्चों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और गिफ्टेड बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ओके, तो यार देखो ये ना याद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सही बताया था 70 से नीचे ही होता है। माइल्ड रिटार्डेशन होती है जिनका IQ 55 to 69 के बीच में है। मॉडरेट के लिए ये रेंज है, सीवियर के लिए है, प्रोफाउंड के लिए है। अब तुम खुद सोचो, माइल्ड वालों को इतना स्ट्रगल नहीं होता जितना स्ट्रगल इनको होता है, क्योंकि उनका IQ 25 से नीचे है, ओके। माइल्ड वाले लोगों को अगर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग दोगे, थोड़ा सा उन पर फोकस करोगे, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाओगे, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दोगे, तो दे कैन एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स, दे कैन बिकम बेटर। मॉडरेट वालों के साथ ये होता है, उनकी डेवलपमेंट काफ़ी स्लो होती है, उनको परमानेंट केयरिंग चाहिए होती है। अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंगली उनकी कैचिंग पावर बहुत स्लो होगी। और जिनको सीवियर है उनको तो अगेन बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, और प्रोफाउंड वालों को तो इतनी आएगी कि वो खुद कुछ भी नहीं कर सकते। देयर इज़ अ केयर टेकर रिक्वायर्ड फॉर देम ईच एंड एवरी टाइम, ठीक है। गिफ्टेडनेस चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसके अंदर ना 6 कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने लिखे नहीं क्योंकि वो बहुत बड़े थे। NCERT में गिवन है ऐसे पॉइंटर्स में, आपको वो सारे के सारे इन द सेम लैंग्वेज याद करने हैं। क्योंकि देखो यार, जो चीज़ आपको ऑलरेडी NCERT में एक अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके में मिल रही है, तो क्यों फालतू में वहाँ पे रिस्क लेना है अपने नंबर कटवाने का, राइट। इंसान का फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे टॉप मारना है, फोकस ये होना चाहिए कि मुझे अपने मार्क्स नहीं कटवाने हैं। बात सेम है, लेकिन एक चीज़ से टेंशन होगी और दूसरी चीज़ से स्ट्रेंथ मिलेगी। सो इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। एज इट इज़ यू कैन रिवाइज इट, कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ भी सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं कि हर चीज़ में लोग एडवांस होते हैं, ये लोग एकेडमिक्स प्रेफर करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम एक्सेट्रा एंड एवरीथिंग। अगर किसी को भी इन 6 में डाउट है तो DM इन द कमेंट सेक्शन में लो। अगर आपको प्राइवेट कोचिंग्स की बात करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको सजेशन देना है तो आई एम वेलकमिंग ऑल द सजेशंस विद अ स्माइल ऑब्वियसली। सो दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो से पॉइंटर्स क्लियर हो रहे हो, तो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।